नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्लियर जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है इसमें हम जनरल स्टडी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका जेएसएससी सचिवालय को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा और जेपीएससी के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक सवाल है, सभी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो जो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, शॉर्ट में इसको जो है एचआरए कहा जाता है, एचआरए। तो ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, तो इसका स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? वेस्ट बंगाल में। 3 लोगों ने मिल के जो है इस संस्था का स्थापना किया था, एचआरए का। और ये कौन कौन व्यक्ति है? एक है सचिंद्र नाथ सान्याल थे, जो दूसरे व्यक्ति है वो है नरेंद्र मोहन सेन। दूसरे व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोहन सेन और तीसरे व्यक्ति जो है वो है प्रतुल गांगुली। प्रतुल गांगुली। तो ये 3 व्यक्ति थे, ठीक है। कौन कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन बोस और एक है प्रतुल गांगुली। ये इन 3 लोगों ने मिल के जो है इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की संस्था को स्थापित किया था 1924 ईस्वी में वेस्ट बंगाल में। और यही जो एचआरए मतलब कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसी संस्था के द्वारा जो है यूपी सहारनपुर पे जो है यूपी का मतलब यूपी जो राज्य है, तो वहाँ पे एक रेलवे लाइन है, सहारनपुर लखनऊ लाइन। वहाँ पे जो है एक ट्रेन चलती थी जिसको कि उस ट्रेन को लूट लिया गया था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को एक ट्रेन लूटा गया था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है काकोरी ट्रेन कांड। काकोरी ट्रेन कांड। तो ये जो काकोरी ट्रेन कांड है, इसको अंजाम दिया गया था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। और इसको लूटने में जो एचआरए के सदस्य थे, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा ही जो है इस काकोरी ट्रेन कांड को अंजाम दिया गया था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। तो याद रखिए, काकोरी ट्रेन कांड कब घटित हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। किसके द्वारा किया गया था? एचआरए के सदस्यों के द्वारा। और इसी के कारण से बहुत से लोगों को जो है पकड़ा गया, उन्हें सजा भी हुआ। किसी को तो मतलब कि लंबे सजा हुआ, लंबे कार्यकाल के लिए जेल में डाल दिया गया, किसी को आजीवन कारावास मिला और बहुत सारे लोगों को फांसी भी दिया गया। फांसी मिलने वाले में 4 लोग थे जिनको कि फांसी दिया गया था इस काकोरी ट्रेन कांड को लेकर। और ये 4 नाम जो है, एक है राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको कि गोरखपुर के जेल में जो है फांसी दिया गया था। दूसरा व्यक्ति जिनको कि फांसी मिला था वो है अशफाक उल्ला खान, जिनको कि फैजाबाद में फांसी दिया गया। तीसरे व्यक्ति जो है वो उनका नाम है रोशन सिंह, जिनको कि नैनी में फांसी दिया गया था, नैनी नामक जगह में। और चौथे जो व्यक्ति है वो है राजेंद्र लाहिड़ी, जिनको कि गोंडा में फांसी दिया गया था। तो इस प्रश्न से आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले एचआरए के बारे में जानकारी रखना है कि एचआरए यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको स्थापित किया गया 1924 ईस्वी में वेस्ट बंगाल स्टेट में। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और तीसरे व्यक्ति है प्रतुल गांगुली। और इसी के द्वारा काकोरी ट्रेन कांड को अंजाम दिया गया था एचआरए के सदस्यों के द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, जिसके तहत 4 लोगों को फांसी मिला। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दिया गया था, फैजाबाद में फांसी दिया गया था अशफाक उल्ला खां को, नैनी में फांसी दिया गया था रोशन सिंह को, और गोंडा नामक जगह में फांसी दिया गया था राजेंद्र लाहिड़ी को। और ये बात हो गया एचआरए का। इसी से एक मिलता जुलता नाम है और एक संस्था है एचएसआरए। एचएसआरए जो है, इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको स्थापित किया गया था 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोजा कोटला नामक जगह में। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। और इसी एचएसआरए के द्वारा भी जो है 2 घटनाक्रम याद रखे, इसके द्वारा अंजाम दिया गया था इसके सदस्यों के द्वारा। इसके सदस्यों में भगत सिंह भी शामिल थे। तो एचएसआरए के द्वारा जो अंजाम दिया गया था, सबसे पहला तो है जो लाहौर है, पंजाब में लाहौर। तो पंजाब में लाहौर में जो है एक पुलिस अधिकारी थे जिसका नाम था सॉन्डर्स। तो सॉन्डर्स की हत्या किया गया था इसी एचएसआरए के सदस्यों के द्वारा। और दूसरा अंजाम जो दिया गया था, ये था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब कांड, जिसको कि मतलब कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में जो था, तो वहां पे 8 अप्रैल 1929, तो 8 अप्रैल 1929 को जो है बॉम्ब फेंका गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसके तहत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शामिल थे इस बॉम्ब कांड में। और सॉन्डर्स की हत्या भी जो है इसी एचएसआरए के सदस्यों के द्वारा किया गया था। और इसी के कारण से जो भगत सिंह है,
तो भगत सिंह को इनके अन्य 2 साथियों के साथ पकड़ा गया और इन्हें फांसी दिया गया था। भगत सिंह को फांसी कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दिया गया था। और भगत सिंह को फांसी हुआ 23 मार्च 1931 को, और इनके जो 2 अन्य साथी थे, एक थे सुखदेव और एक है राजगुरु। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ये याद रखिए। तो इस प्रश्न से इतना जानकारी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गारो खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये जो गारो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी है, तो ये सारे पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो ये है मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और इनमें से एक हो गया गारो पहाड़ी, दूसरा पहाड़ी जो है ये खासी पहाड़ी, और तीसरा पहाड़ी मेघालय में है जिसका नाम आपको याद रखना है, यह है जयंतिया। तो ये 3 पहाड़ी जो है मेघालय में स्थित है, गारो, खासी, जयंतिया। इसी तरह नागालैंड में है नागा पहाड़ी, और मणिपुर में कौन सा पहाड़ी है? तो यह है मणिपुर में एक पहाड़ी है लेमातोल के नाम से एक पहाड़ी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। असम के बारे में याद रखना है कि असम में कौन कौन सा पहाड़ी है। सबसे फेमस जो पहाड़ी है असम का वो है मिकीर। इसके अलावा असम में और भी पहाड़ी है, जैसे कि एक भुवन पहाड़ी हो गया, भुवन पहाड़ी, फिर है एक है रेगमा पहाड़ी, फिर और एक है असम में ही है बराइल पहाड़ी। तो इतने सारे पहाड़ी याद रखना है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया हो गया, नागालैंड की पहाड़ी है नागा, मणिपुर में है लेमातोल, असम में है मिकीर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा भुवन, रेगमा, बराइल, ये सभी असम में है। और नॉर्थ ईस्ट में ही एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों के बारे में भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक है पटकाई बूम। तो पटकाई बूम नामक जो पहाड़ी है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी तरह से एक है मिसमी। तो मिसमी पहाड़ी जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे दाफला पहाड़ी, और फिर एक है मीरी पहाड़ी, और 5वां पहाड़ी जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है वो है अबीर। तो इतना सारा पहाड़ियों के बारे में जो है नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है तो उनमें स्थित है ये सारे पहाड़ियां, तो इनके बारे में याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जो ये ग्रीन पीस है तो ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस जो है ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर समर्पित एक संस्था है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में देखें तो ग्रीन पीस, यहाँ पे देखिए पर्यावरण संरक्षण हमें दिख गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। और ये जो ग्रीन पीस है तो इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर याद रखिए। इसका जो हेडक्वार्टर है ये आज का जो यूरोप में जो नीदरलैंड देश है, तो नीदरलैंड में एक जगह है एम्स्टर्डम, और यही नीदरलैंड का राजधानी भी है। तो नीदरलैंड का जो राजधानी है एम्स्टर्डम, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है ग्रीन पीस नामक संस्था का। तो याद रखिए ग्रीन पीस क्या है, ये पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में स्थित है। नीदरलैंड पहले जो है हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था, आज ये नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। जो एशियाई विकास बैंक है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जो एशियाई विकास बैंक है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसी को शॉर्ट में एडीबी कहा जाता है, ठीक है, एडीबी। तो जो ये एशियाई विकास बैंक है एडीबी, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो फिलीपींस देश है, प्रशांत महासागर जहाँ पे स्थित है, वहीं पे एक द्वीपीय देश है फिलीपींस, तो फिलीपींस में इसका राजधानी है। और फिलीपींस का कौन सा जगह है जहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है? तो यह है मनीला। तो फिलीपींस में एक जगह है मनीला, फिलीपींस की राजधानी भी है मनीला, और यहीं पे जो है एडीबी का मुख्यालय है। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी का जो मुख्यालय है ये मनीला में स्थित है। और एडीबी जो है तो इसको स्थापित कब किया गया था? इसका स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में।
इसी तरह से जो है जो बीजिंग है, तो बीजिंग में 2 बैंक याद रखना है। बीजिंग में 2 बैंक का हेडक्वार्टर है, एक है एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था। तो एनडीबी कहिए या ब्रिक्स बैंक कहिए, दोनों एक ही है। पूर्व में ये ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। और इसका भी हेडक्वार्टर चीन का संघाई शहर में स्थित है। ठीक है, तो ये जो एनडीबी है, तो एनडीबी जो है ना, इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय चीन के संघाई शहर में स्थित है। चीन के संघाई शहर में, बीजिंग नहीं है, चीन का संघाई है। और ये जो एनडीबी है, तो एनडीबी का नाम याद रखे, इसी मतलब कि ये पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। और जो ये बीजिंग है, तो हाँ, एनडीबी का जो मुख्यालय ये संघाई हो गया। फिर जो बीजिंग है, तो बीजिंग में कौन सा बैंक है, तो बीजिंग में जो बैंक है, एक है AIIB यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो जो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है। और ये जो बैंक है AIIB, ये 2016 में इसको स्थापित किया गया था। इसी तरह से जो वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक कहाँ पे स्थित है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित है। इसी तरह से जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका जो है हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को जो है सम्मिलित रूप से ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स ट्विन, ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को जाना जाता है। और इन दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में स्थित है, वाशिंगटन डीसी, तो वहीं पे स्थित है। और यहाँ पे याद रखिए, ये AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है। संघाई में आपका एनडीबी का हेडक्वार्टर स्थित है। और मनीला में आपका ADB हो गया, इसका मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर तथा पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो ये जो उड़ीसा स्टेट है, तो उड़ीसा स्टेट में ये दोनों मंदिर स्थित है। उड़ीसा का भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर और उड़ीसा के ही पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। तो ये किस शैली में निर्मित है, तो यहाँ पे देखिए शैली दिया हुआ है। तो ये दोनों मंदिर जो है ये बना हुआ है आपका नागर शैली में, नागर शैली। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, नागर शैली में बना हुआ है। जो हम भारत की बात करें, तो भारत में जो उत्तरी क्षेत्र है यानी कि उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में जो मंदिर हैं, तो वो सारे के सारे नागर शैली में बने हुए हैं। जैसे कि कौन कौन सा स्टेट आ जाएगा, तो उत्तर भारत के स्टेट जैसे कि एक आ जाएगा पश्चिम बंगाल स्टेट आ जाएगा, फिर उड़ीसा आ जाएगा, आपका उड़ीसा आ जाएगा, फिर MP आ जाएगा, मध्य प्रदेश, फिर UP आ जाएगा, फिर इसी तरह से राजस्थान आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। तो इन सभी में जो मंदिर बनाए गए हैं, तो ये नागर शैली के देखने को मिलता है। तो याद रखिए कि भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर पुरी का दोनों नागर शैली के बने हुए हैं। और यहाँ से याद रखना है। और वहीं पे अगर दक्षिण भारत की बात करें ना, तो दक्षिण भारत जैसे कि केरल स्टेट हो गया, तमिलनाडु हो गया, दक्षिण कर्नाटक हो गया, दक्षिण आंध्र प्रदेश हो गया, तो इनमें जो मंदिर का शैली है वो द्रविड़ शैली का देखने को मिलता है। और वहीं पे जो मध्य भारत है, मध्य भारत यानी कि जो महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, उत्तरी कर्नाटक हो गया, उत्तरी आंध्र प्रदेश हो गया, यानी कि विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी के जो बीच का क्षेत्र है, तो उनमें जो मंदिर है तो वो बेसर शैली को देखने को मिलता है, बेसर शैली का। तो ये 3 शैली है मंदिर का भारत में जो है, इन 3 शैली के मंदिर भारत में मिलते हैं। नागर शैली उत्तर भारत में, और बेसर शैली मध्य भारत में, और द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो लिंगराज मंदिर है, तो इसके बारे में याद रखें, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और इसका निर्माण जो है, लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है, ये किसके द्वारा किया गया था, इसका निर्माण जो है किया गया था ययाति केसरी के द्वारा। ययाति केसरी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था 7वीं शताब्दी में। और ययाति केसरी के द्वारा जब राजधानी जो है जयपुर से भुवनेश्वर ट्रांसफर किया जा रहा था, उसी के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये जो है गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है लिंगराज मंदिर को। वहीं पे पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, तो ये कब बना था पुरी का जगन्नाथ मंदिर, तो ये बना था 1110 ईस्वी में इसको बनाया गया था, कंप्लीट हो गया था। और यहीं पे जो जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पे एक गरुड़ स्तंभ है जिसका नाम है एकाश्म गरुड़ स्तंभ। तो जो ये एकाश्म गरुड़ स्तंभ जो कि जगन्नाथ मंदिर में स्थित है,
तो इसको कोणार्क का सूर्य मंदिर से लाया गया था। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये भी उड़ीसा का बहुत ही फेमस मंदिर है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसका निर्माण याद रखे, उसका निर्माण जो करता है, निर्माण जिसको बनवाया था तो यह है नरसिंह देव के द्वारा। तो नरसिंह देव ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, और उसी कोणार्क का सूर्य मंदिर से एकाश्म गरुड़ स्तंभ लाया गया था जगन्नाथ मंदिर में। तो इस प्रश्न से इतना जानकारी जो है आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, भारत का जो राष्ट्रीय शेयर बाजार है तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारत का जो राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो जो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एनएसई का हेडक्वार्टर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, और ये बनाया गया था 1992 ईस्वी में। इसी तरह से एक है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है तो इसको 1875 ईस्वी में बनाया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में ही स्थित है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई का एक स्ट्रीट है दलाल स्ट्रीट, तो दलाल स्ट्रीट में ही ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसको 1875 ईस्वी में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसके संस्थापक का भी नाम याद रखिए। इसका संस्थापक का नाम है प्रेमचंद रॉय चंद। प्रेमचंद रॉय चंद यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रेमचंद रॉय चंद। तो ये जो प्रेमचंद रॉय चंद नाम का जो व्यक्ति है, इन्हीं के द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण किया गया था 1875 ईस्वी में। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के दलाल स्ट्रीट नामक जगह में है। और वहीं पे जो ये एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो ये स्थापित किया गया था 1992 ईस्वी में, और ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और ये जो बीएसई है तो इसके बारे में याद रखिए, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से कौन संत प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक संगीत का जनक किस संत को कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है संत पुरंदर दास को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। संत पुरंदर दास जो है तो इन्हीं को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। इनको नारद का अवतार भी माना जाता है। ऐसा लोगों का मानना है कि जो ये संत पुरंदर दास है तो ये जो नारद है जो करते रहते नारायण नारायण, तो उन्हीं का अवतार कहा जाता है संत पुरंदर दास को, और ये कर्नाटक संगीत का जनक कहे जाते हैं। इनका जन्म जो है संत पुरंदर दास का जन्म जो है ये हुआ था 1484 ईस्वी में महाराष्ट्र स्टेट में, और कर्नाटक संगीत का आदि गुरु के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इनका एक बहुत ही फेमस रचना है, बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम याद रख सकते हैं आप। इसका नाम है माया मालव गोल। माया मालव गोल। तो इस प्रश्न से जो है इतना याद रख सकते हैं कि कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से जाने जाते हैं संत पुरंदर दास। ये नारद के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं, और कर्नाटक संगीत का आदि गुरु भी कहा जाता है इन्हीं को। इनका जन्म 1484 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था, और इनका बहुत ही फेमस रचना है माया मालव गोल। तो इतना जो है इस सवाल से आपको जानकारी रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है तो ये निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है तो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि सबसे बड़ा आइलैंड जो है पूरे विश्व में आइलैंड, तो वो ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड जो है तो इसका राजधानी जो है क्या है? तो इसका राजधानी का नाम है नुक। तो इसका राजधानी का नाम याद रखिए, ग्रीनलैंड का राजधानी का नाम है नुक, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद कौन सा द्वीप है सेकंड नंबर पे? तो सेकंड नंबर पे जो द्वीप है वो है न्यू गिनी, जो प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में जो न्यू गिनी द्वीप समूह है तो ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और थर्ड जो सबसे बड़ा द्वीप है तो वो कौन सा है? तो वो है बोर्नियो द्वीप। तो ये याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है यह है ग्रीनलैंड, जिसका राजधानी नुक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे न्यू गिनी, तीसरे नंबर पे है बोर्नियो।
अगला सवाल है, भारत में हीरा, अगला जो सवाल है वो है, देखिए ये है, भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में हीरा जो है ये कौन सा राज्य में पाया जाता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो पन्ना नामक जगह है, तो पन्ना नामक जगह जो है ये हीरा के लिए फेमस है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का पन्ना नामक जगह जो है हीरा के लिए फेमस है। और इसी तरह से जो है हीरा भारत के और आंध्र प्रदेश नामक जो राज्य है, तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है गोलकुंडा। तो गोलकुंडा जो है आंध्र प्रदेश में, तो वो भी हीरा के लिए फेमस है। इसी तरह छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है, रायपुर, और छत्तीसगढ़ में और एक जगह है गरियाबंद, गरियाबंद। तो छत्तीसगढ़ का रायपुर और गरियाबंद ये भी हीरो के लिए फेमस है, डायमंड के लिए। और आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा भी जो है डायमंड के लिए फेमस है। और मध्य प्रदेश का पन्ना जो है ये भी डायमंड के लिए फेमस है। और बात जब हीरा के बात आ गया है, तो हीरा के बारे में याद रखें कि हीरा जो है ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा। और इसका एक एग्जाम हुआ था आरपीएफ का, तो आरपीएफ में पूछा गया था कि जो हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आरआई यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कितना होता है, ये पूछा गया था आरपीएफ के एग्जाम में। तो हीरा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये याद रखिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। और यहाँ से याद रखिए, हीरा जो है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, तो एक पदार्थ होता है SiC यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड। तो जो ये सिलिकॉन कार्बाइड है, तो इसी को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। तो याद रखिए, कृत्रिम हीरा जो है सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। और सिलिकॉन कार्बाइड को जो है इसी को कार्बोरेंडम के नाम से भी जाना जाता है, कार्बोरेंडम। तो कार्बोरेंडम कहिए या सिलिकॉन कार्बाइड कहिए, दोनों एक ही है। और इसी को कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। और जो हीरा है, तो हीरा में से एक होता है काला हीरा। तो जो काला हीरा होता है ना, तो उसका प्रयोग किया जाता है मतलब कि ग्लास, मतलब कि कांच को काटने में। और जो चट्टान होते हैं, तो चट्टानों को काटने में भी जो है काला हीरा का यूज किया जाता है। तो हीरा से संबंधित जो है इतना सारा फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है। तो ये जो फोर्थ स्टेट है, तो ये क्या है, तो ये है प्रेस जो होता है, प्रेस न्यूज मतलब कि मीडिया। तो मीडिया या प्रेस या न्यूज, ये जो सारे हैं, तो इन्हीं को फोर्थ स्टेट कहा जाता है। यानी कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, तो डेमोक्रेसी का फोर्थ स्टेट कहा जाता है प्रेस या न्यूज मीडिया को। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रेस या न्यूज जो है, तो ये फोर्थ स्टेट कहलाता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। और 3 अदर जो है मतलब कि शुरुआत के, तो वो कौन है, तो एक हो जाएगा आपका जो व्यवस्थापिका है, जैसे भारत का जो संसद है, व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेटिव, जिसके द्वारा कानून बनाया जाता है, वो पहला स्तंभ है डेमोक्रेसी का। दूसरा स्तंभ जो है डेमोक्रेसी का वो है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, जिसके द्वारा कानून को लागू किया जाता है। तीसरा स्तंभ जो है डेमोक्रेसी का वो है आपका जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का अगर मतलब कि अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो न्यायपालिका के पास जा सकता है न्याय की उम्मीद लेकर। तो ये डेमोक्रेसी के स्तंभ है। पहला हो गया आपका लेजिस्लेटिव, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव, तीसरा जो हो गया वो हो गया जुडिशियरी, और फोर्थ स्टेट जो है डेमोक्रेसी का वो है प्रेस, मीडिया, न्यूज। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है, इसमें हम इतना ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को, क्लियर जाम यूट्यूब चैनल जो है, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर क्या करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।